स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान से आ रही खौफनाक तस्वीरों की, जिन तस्वीरों से यह साफ हो जाएगा कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के मायने क्या हैं और क्यों लोग तालिबान का नाम सुनते ही सिहर जाते हैं। अफगानिस्तान में सफेद झंडा लहराने के बाद तालिबानी आतंकी लोगों को सरेआम फांसी की सजा दे रहे हैं। अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद तालिबान इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि 20 सड़क पर लोगों को रस्सियों से बांधकर कोड़े बरसा रहे हैं। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनने के बाद तालिबान अपनी दहशत कायम करने के लिए विद्रोहियों को अगवा कर उन्हें काल कोठरी में कैद कर रहे हैं। वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी, वो शाहिद। जिस देश की सत्ता मोस्ट वांटेड आतंकियों के हाथों में हो, जिस देश की सरकार के मुखिया और मंत्रियों पर करोड़ों का इनाम हो, उस देश में कानून का राज कैसे होगा? उस देश में मजलूमों के साथ इंसाफ कैसे होगा? उस देश में होगा तो बस कत्लेआम, खून खराबा और जुल्म और सितम। अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों में जब से सत्ता आई है, उन पर जैसे लोगों को मारने का फितूर सवार हो गया है। कभी सड़क पर, कभी चौराहे पर, तो कभी घर से बाहर खींचकर लोगों को मौत बांटी जा रही है। तालिबान की मुखालफत करने वालों के साथ आम लोग भी गेहूं में घुन की तरह पिस रहे हैं। लोगों का सिर काटने के बाद अब तालिबान सबके सामने विद्रोहियों को फांसी पर लटका रहे हैं। काबुल से करीब 400 किलोमीटर दूर है बदख्शां प्रांत। इस प्रांत पर पूरी तरह तालिबान का कब्जा है, लेकिन तालिबान के आते ही यहां के लोगों की जिंदगी नर्क हो गई है। इसलिए क्योंकि तालिबान का विरोध करने और शरिया कानून का पालन ना करने पर बदख्शां के लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए, जो तालिबान की क्रूरता की तस्दीक करता है। दरअसल बदख्शां प्रांत में तालिबान ने 2 विद्रोहियों को पकड़ा था। विद्रोहियों को पकड़ने के बाद तालिबानी आतंकी इन्हें एक सुनसान इलाके में ले गए। पहले आतंकियों ने एक शख्स को फांसी दी, उसके बाद दूसरे शख्स के हाथ बांधे और उसे भी लटका दिया। दोनों को बारी बारी से फांसी देने के बाद तालिबानी आतंकियों ने इन पर अंधाधुंध गोलियां भी चलाई। तालिबानी आतंकी ये पुख्ता कर लेना चाहते थे कि इनकी मौत हो चुकी है। आप सोच सकते हैं तालिबान किस तरह क्रूरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। दरिंदगी इतनी कि लोगों के शवों को भी गोलियों से भून रहे हैं। गुनाह बस तालिबान का, अगर किसी उसका पसंद नहीं आया तो इस तरह करते हैं। अगर हर किसी अगर उसका पसंद नहीं आया उसके साथ इस तरह करते हैं। अगर वो छोटा बात था, बहुत बड़ा बात था, अभी जो वो माफी बोला था, हम सबको माफ किया है ना। वो जिस दिन से आया बार बार बोला रहा था वो क्या हम सबको माफ किया है। अगर बड़े होता, छोटा था, सरकार में काम कर रहा था, सबको हमने माफ किया है। किसी के साथ हमारा कुछ दुश्मनी नहीं, कुछ काम नहीं है। तो अगर दुश्मनी नहीं, काम नहीं, माफ किया है, अगर आपका बड़े बुजुर्ग है, लीडर है, अगर कोर्ट है, अगर कानून है, और शरीय कानून भी एक कुछ हद होता है ना। जहां जहां तालिबान का कब्जा है, वहां वहां एक जैसी तस्वीर।
ये काबुल से 380 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के तखर प्रांत का वीडियो है। इस वीडियो में आपको कुछ लोग सड़क किनारे बैठे दिख रहे होंगे। दरअसल इन लोगों पर आरोप है कि ये ड्रग्स लेते हैं, लेकिन क्या ड्रग्स लेने वालों पर इस तरह कोड़े बरसाए जाते हैं? तालिबान राज में तो यही कानून। देखिए कैसे ड्रग्स लेने के आरोपियों को सरेआम कोड़े मारे जा रहे हैं। यही नहीं, इन पर पानी डालकर पहले इन्हें भिगाया जा रहा है, फिर कोड़े मारे जा रहे हैं ताकि दर्द ज्यादा हो। यह जुल्म सितम ही तालिबान की पहचान है। पंजशीर के कुछ इलाकों पर कब्जे के बाद तो तालिबान विद्रोहियों से चुन चुन कर बदला भी ले रहे हैं। यह वीडियो तस्दीक करता है कि तालिबान किस तरह पंजशीर में लोगों पर कहर बरपा रहे हैं। देखिए, लोगों को रस्सियों से बांधकर उन्हें गाड़ी की डिग्गी में डाला जा रहा है। पहले 2 लोगों को एक साथ गाड़ी की डिग्गी में डाला जाता है, फिर तालिबानी आतंकी एक और शख्स को गाड़ी की डिग्गी में किसी सामान की तरह डालते नजर आते हैं। आरोप है कि तालिबान ने इन लोगों को तलाशी अभियान का बहाना बनाकर घरों से निकाला और अपने साथ ले गए। मेरे ख्याल से शायद अब की बार का सबक बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि अब दोबारा से उसने जो माइनॉरिटीज हैं उनके अंदर एक आजादी की ललक जगा दी है और ईरान अब इनके साथ खड़ा हो गया है। तजाकिस्तान पहले से ही खड़ा था और भारत उनके साथ हमदर्द है। ये समय की बात है कि कब भारत खुलकर उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन ऐसा जरूर है कि ये सारे मुल्क जो रिवायती तौर पर नदर्न अलायंस के साथ थे, वो अब दोबारा से पंजशीर के रेजिस्टेंस फाइटर के साथ नजर आएंगे। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान की एनआरएफ से जंग चल रही है। हालांकि तालिबान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पंजशीर जीत लिया है, जबकि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का कहना है कि 60% से ज्यादा पंजशीर अब भी उसके पास है। लेकिन इस सब के बीच पंजशीर में तालिबान आम नागरिकों का खून भी बहा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अब तक 20 लोगों की हत्या की जा चुकी है। एक तरफ तालिबान बेकसूर लोगों का खून बहा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता के लिए नए संघर्ष की बुनियाद भी रखी जा रही है। कतर के विदेश मंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि तालिबान सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और जल्द ही यहां सरकार के अंदर ही नया भूचाल उठेगा और बहुत जल्द अफगानिस्तान में एक नई जंग की शुरुआत होगी, जिससे पूरा अफगानिस्तान झुलस उठेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली। ताकत के हिसाब से तालिबान के आतंकवादियों को सत्ता में भागीदारी भी मिल गई, तो अब तालिबान अपनी विदेश नीति को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान की आतंकी कैबिनेट उन देशों से दोस्ती गांठने की कोशिश कर रही है जिनसे उसे मदद की उम्मीद है। इन्हीं में से एक देश है कतर। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी काबुल पहुंचे तो मोस्ट वांटेड आतंकवादी सफेद पोशी का नकाब ओढ़कर उनके साथ मीटिंग करते नजर आए। तालिबान का प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखंद धीर गंभीर मुद्रा में अफगानिस्तान के विकास पर चर्चा करता नजर आया। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि तालिबान की सरकार में सब कुछ ठीक है और ये सरकार देश को आगे ले जाने की दिशा में काम करना चाहती है, लेकिन नहीं। कतर के विदेश मंत्री के साथ हुई बैठक में कुछ ऐसे चेहरे मौजूद नहीं थे जिन्हें कल तक तालिबान का चेहरा माना जाता था। मसलन तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई। तालिबान ने साल 2013 में कतर की राजधानी दोहा में अपना राजनीतिक कार्यालय खोला था। कतर तुर्की के साथ मिलकर काबुल हवाई अड्डे को तकनीकी सहायता भी मुहैया करा रहा है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण देश के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान मुल्ला बरादर और शेर मोहम्मद अब्बास के न रहने से तालिबान नेताओं में मतभेद को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। अटकलों का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि तालिबान की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। तालिबान सरकार में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है। हक्कानी नेटवर्क का कद बढ़ाए जाने से तालिबान के कई नेता नाराज हैं।
हालांकि बैठक में मुल्ला बरादर की गैर मौजूदगी पर उठे सवालों का जवाब देते हुए तालिबान ने कहा है कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के कंदहार में मौजूद है। बरादर तालिबान प्रमुख हिबातुल्ला अखंजादा के साथ अहम चर्चा करने गया है। हिबातुल्ला अखंजादा के साथ चर्चा की वजह से ही वो मीटिंग में शामिल नहीं हो सका। वैसे अगर मान लिया जाए कि मुल्ला बरादर कंदहार में था, इसी वजह से वो कतर के विदेश मंत्री के साथ हुई अहम बैठक में शामिल नहीं हो पाया, तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बैठक से तालिबान के दोहा पॉलिटिकल ऑफिस का एक और बड़ा नेता, तालिबान कैबिनेट में उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई, इस बैठक में नजर क्यों नहीं आया? ये बिल्कुल बात सही है कि कहीं ना कहीं असंतोष है और कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ है कि उनको दरकिनार किया गया, जबकि हकीकत ये है कि चाहे अमेरिका के साथ में बातचीत करनी हो या चीन के साथ में बातचीत करनी हो या रूस के साथ में बातचीत करनी हो, उसमें यही लोग सबसे आगे थे और अब ये लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हार्टबर्न जरूर है। तालिबान के मुल्ला बरादर और शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई की कतर के विदेश मंत्री के साथ हुई बैठक में शामिल न होने से साफ जाहिर है कि सरकार में दरार आ चुकी है। बरादर और स्तानिकज़ई तालिबान सरकार में कद घटाए जाने से नाराज चल रहे हैं और इसकी वजह भी है। दरअसल तालिबान के संस्थापकों में शामिल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर चाहता था कि उसे देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। उसके नाम की चर्चा भी थी, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद को तालिबान का प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक उसी तरह शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई चाहता था कि उसे विदेश मंत्री का पद दिया जाए, लेकिन ISI ने यहां भी चाल चली और स्तानिकज़ई की जगह अमीर मुतक्की को विदेश मंत्री बना दिया। इंटर ग्रुप राइवलरी का मैनेजमेंट अगर ये ठीक से नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि हक्कानी ग्रुप के खिलाफ बहुत सारे जो ट्राइबल कबीलों के जो ग्रुप्स हैं वो इकट्ठा होकर और हक्कानी ग्रुप के साथ लड़ाई करेंगे, जंग होगी। बेसिकली ये जंग अब अफगानियों और पाकिस्तानियों के बीच में होगी। याद रहे कि हक्कानी ग्रुप और कोई नहीं, ये पाकिस्तानी ग्रुप अगर कहें तो गलत नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान के इशारे पर गृह मंत्रालय जैसा अहम पद हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी को सौंप दिया गया। पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को सरकार में कई दूसरे अहम पद भी दिलाए, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि उसकी साजिशों से एक नई जंग की शुरुआत भी हो सकती है। खबरों की माने तो मुल्ला बरादर की हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी और खलील हक्कानी के साथ झड़प भी हो चुकी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द सत्ता के लिए अफगानिस्तान में खूनी संघर्ष का एक नया दौर शुरू होगा। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तालिबान के बाद बात करते हैं भारत में पाकिस्तान की एक और साजिश की, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है जो आने वाले त्योहारी सीजन में बड़े हमले की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है जो न सिर्फ देश में सिलसिलेवार धमाके करना चाहता था, बल्कि देश के कई बड़े और प्रतिष्ठित लोग भी इन आतंकियों के निशाने पर थे। स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी में छापेमारी करके इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सभी 6 आतंकी भारत के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल ने जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 2 आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले चुके हैं। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों का नाम ओसामा और जावेद बताया जा रहा है। इनके पास से स्पेशल सेल ने भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए हैं। ओसामा इलियास सामी, ये जामिया नगर दिल्ली का रहने वाला है, एज 22 ईयर्स। थर्ड है मूलचंद एलियस लाला, 47 ईयर्स, रायबरेली यूपी का रहने वाला है। जिशान कमर, ये इलाहाबाद यूपी का रहने वाला है, 28 ईयर्स। 5वां है मोहम्मद अबू बकर, ये बहराइच यूपी का रहने वाला है और लेकिन अभी आजकल हाल फिलहाल में ये दिल्ली में रह रहा था, इसकी एज 23 ईयर्स। और आखिरी मोहम्मद आमिर जावेद,
ये लखनऊ का रहने वाला है, 31 साल में। खबर तो ये भी आ रही है कि इस टेरर मॉड्यूल की जिम्मेदारी दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस संभाल रहा था। मैं जानना चाहूंगा सर, किस तरह से आतंक हमारे को सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिली थी, उसी के बेसिस पे हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था। अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन किया है? अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ये है कि लग रहा है कि जो वहाँ से पाकिस्तान से कोऑर्डिनेशन जो हो रहा था वो अनीस इब्राहिम वहाँ से कर रहा था। दाऊद इब्राहिम का भाई? जी हाँ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस टेरर मॉड्यूल के आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उन्हें अंडरवर्ल्ड और पाक की खुफिया एजेंसी ISI का पूरा समर्थन होने की बात सामने आ रही है। इन्हें आतंकी ट्रेनिंग कराने के लिए ISI ने पूरी प्लानिंग की थी, साथ ही अंडरवर्ल्ड भी इसमें शामिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ATS के साथ मिलकर प्रयागराज में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी को स्पेशल सेल द्वारा मिले गए इनपुट के जरिए अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि ATS को प्रयागराज के करेली में संदिग्ध लोगों की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर करेली इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया। यूपी ATS आज राजधानी लखनऊ के साथ ही साथ रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में छापेमारी कर रही है। प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह से छापेमारी चल रही है। सुबह करीब 5 बजे यहाँ पर ATS की टीमें पहुंची और जिला पुलिस से उन्होंने मदद मांगी, जिसके बाद करेली और खुलदाबाद थाना पुलिस उनके साथ लगाई गई। करेली इलाके के साथ ही साथ इस वक्त भी नैनी के दांडी महवा में ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है। उसामा और जिसान नाम के 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा एक व्यक्ति और गिरफ्तार किया गया है। ये बात पता चल रही है कि इनके पास ISI से फंडिंग होती थी। सूत्रों के मुताबिक ATS ने फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से असलहे और बारूद भी बरामद हुए। इस छापेमारी के दौरान ATS के साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी मौजूद था।